तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है और ऐसे में आप सभी लोगों को लगातार जो है हम मॉडल पेपर की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉडल पेपर को लगातार सॉल्व करा रहे हैं। और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन क्लासों को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए क्लासें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो इस क्लास में आप लोगों को हम बताने वाले हैं, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 नंबर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आपको इस मॉडल पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चले जाइए, आपको सारी क्लासें क्रम से मिल जाएंगी। अच्छे तरीके से पढ़ाई कर डालिए, ठीक है। मॉडल पेपर जरूर एक बार पूरे सॉल्व कर डालिए और जो मैंने 99 न्यूमेरिकल की सीरीज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप कर डालिए। आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो आपका 70 से 80% आसान हो जाएगा, ये मैं आप सभी लोगों को गारंटी देता हूं। चलिए भाई, हम समय को लॉस नहीं करते हैं और जहां तक मैंने सॉल्व कराया था उसी के आगे हम बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें 3 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराना है। पहला प्रश्न है, पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त करना है। मतलब आपको क्या करना है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, या जिसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, या जिसे लेंस निर्माता सूत्र के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम देखिए, इसको बहुत आसान भाषा में आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। हमने एक पतला लेंस ले लिया, इस पतले लेंस को मान लेते हैं L, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं N2, इसकी मुख्य अक्षेक ले लेते हैं और इसके दोनों ओर का अपवर्तनांक जो है वो मान लेते हैं N1। ठीक, इतनी बात समझ में कि नहीं? अच्छा, लेंस में 2 गोली पृष्ठ होते हैं, ये पहला गोली पृष्ठ, ये दूसरा गोली पृष्ठ है। पहले गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर रखते हैं एक वस्तु को, वस्तु की दूरी को हम मान लेते हैं आपकी U है। जब वस्तु से चलने वाली पहली किरण इस गोली पृष्ठ के प्रथम गोली पृष्ठ पर पड़ती है, जाहिर सी बात है अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन की घटना क्या कहती है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण जैसे ही विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और सोचो कि अगर दूसरा गोली पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश किरण चलती हुई यहाँ पर आती और I डैश पर मिलती, अर्थात इस वस्तु O का यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता वो I डैश पर बनता है। अब चूंकि ये हमारी एक कल्पना है, आभास है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो I डैश बनेगा, आभासी बनेगा। ये हमने कल्पना की है, ऐसे प्रतिबिंब बन नहीं सकता क्योंकि इधर आपका गोली पृष्ठ आपका है, आपका दोबारा अपवर्तन होगा। लेकिन पहले पृष्ठ पर जो अपवर्तन हो उसको हम दिखाने के लिए ऐसा किए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम गोली पृष्ठ पर, प्रथम गोली पृष्ठ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, N2 बटे में V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R। इस सूत्र में कौन सी चीज क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। N2 जो होता है वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश किरण जा रही होती है, N1 वो माध्यम होता है जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही होती है। ठीक, U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी और R होती है इस गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो पहले गोली पृष्ठ पर अपवर्तन दिखाया गया है और पहले गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। प्रकाश किरण N1 से ही N2 में जा रही है तो N1 के स्थान पर N1 रखेंगे, N2 के स्थान पर N2 रखेंगे। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपको पता है, रख दीजिए भाई। तो ये आपका N2 के स्थान पर N1, N2 के स्थान पर N2 और प्रतिबिंब की स्थिति आपकी हो जाएगी V डैश, N1 के स्थान पर N1 क्योंकि प्रकाश किरण N1 से ही जा रही है। वस्तु की दूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं U है, बराबर ये आपका हो जाएगा N2 माइनस N1 और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी R1। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आपको बताएं, ये मेरी कल्पना थी, आभास था कि यहाँ पर प्रकाश किरण मिलती अगर दूसरा गोली पृष्ठ नहीं होता, लेकिन दूसरा गोली पृष्ठ है। तो जैसे ही प्रकाश किरण दूसरे गोली पृष्ठ पर आएगी तो यहाँ पर पुनः जो है अपवर्तन की घटना होगी। क्या होगी, पुनः अपवर्तन की घटना होगी। लेकिन अब जो अपवर्तन हो रहा है वो आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है ना तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब है, इस अभिलंब से ये दूर हट जाएगी और जब दूर हटेगी तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनाएगी, I पर बनाएगी। द्वितीय पृष्ठ इसका प्रतिबिंब I पर बनाता है जिसकी दूरी हम मान लेते हैं आपकी प्रतिबिंब की दूरी V है। लेकिन याद रखना, इस द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कौन करेगा, I डैश करेगा। ठीक है, लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ पर, द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। क्यों, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ पर भी अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के सूत्र से। द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, यही से मैंने इसको डिब्बे में कर दिया है। देखिए सूत्र जब लगाएंगे N2 होता है वह माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही, तो जा तो रही N2 से N1 में, तो N2 के स्थान पर रखेंगे N1। प्रतिबिंब की जो दूरी है द्वितीय गोली पृष्ठ के लिए V है तो V के स्थान पर V,
माइनस N1 वो माध्यम होता है जिस माध्यम से प्रकाश कट जा रही हो, तो जा तो N2 से N1 रही ना, तो N1 के स्थान पर आप रख देंगे N2 बटे में वस्तु की दूरी। द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी का कार्य I डैश करता है, जिसकी दूरी कितनी है V डैश बराबर N2 के स्थान पर आपको N1 रखना है, N1 के स्थान पर आपको N2 रखना है, बटे में दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी R2 है। बस अगर आप ये बात समझ गए, बस ये आपका डेरिवेशन आसान हो गया। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है बस। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर N2 बटे V डैश है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर N2 बटे V डैश माइनस का है। जैसे ही LHS LHS RHS RHS पक्षों को जोड़ेंगे तो ये चीज इससे हो जाएगी कैंसिल। बचेगा आपका N1 बटे में V, ये बचेगा, और माइनस आपका बचेगा N1 बटे में U, ये बचेगा, बराबर RHS में आपका हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे में R1 और प्लस N1 माइनस N2 बटे में R2। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब देखिए इधर आप ले लीजिए N1 कॉमन, ठीक, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 बटे V माइनस 1 बटे U। इधर आपको N2 माइनस N1 कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा। हमने ले लिया N2 माइनस N1 कॉमन, तो यहाँ तो मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। कितना आसान है भैया। N1 को उधर लेकर चले जाओ, 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 माइनस ये N1 के नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। आपको एक चीज बता दें, 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर आप पढ़ चुके हैं 1 बटे F। N2 बटे N1 आपको बता दें, यदि ये क्या है, N2 कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। N1 क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपको n दे दिया जाए, यदि n बराबर N2 बटे N1 हो जाए, तो इस N2 बटे N1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं N माइनस 1, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। आपको नहीं लिखना है n तो ना लिखिए भाई, ठीक, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का, N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और ये जो आपका व्यंजक है, इसी को हम सभी लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस डेरिवेशन को तो आप पढ़ ही चुके होंगे। मेनली इसमें क्या किया जाता है वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो आप सभी लोग देखिए, ये डेरिवेशन क्या आपको आसान लगा? अभी तक आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आज आपको आसान लगा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। अब आपको 5-6 मिनट में सारी चीजें बड़ी बड़ी आपको समझनी होंगी। ओके, तभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, दोबारा आप देख लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आया है वो 3 नंबर में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का न्यूमेरिकल पूछा गया है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का न्यूमेरिकल, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जो अगला न्यूमेरिकल इसको आप ध्यान से देखिए। और भाई मैंने आप लोगों को 99 न्यूमेरिकल की सीरीज में इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराया है। जो लोग क्लासें लगातार ले रहे होंगे उनके लिए मॉडल पेपर आसान होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं जो क्लासें दे रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के आपको दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था आपसे। अगला जो क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल में आपको मैंने एक चीज बताई है कि न्यूमेरिकल की क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो चीज दी गई है उसे आप नोट करिए, उसमें बिल्कुल भी मत शर्माइए, क्योंकि आधा गेस तो तभी लग जाता है जब आप चीजों को नोट कर लेते हैं जो प्रश्न में दिया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को हम लोग I नॉट से लिखते हैं। I नॉट बराबर आपको दिया गया है 14.14 एम्पियर। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आवृत्ति को F लिखते हैं, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। आगे दिया गया इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राम में दिखाइए। अब धारा समय ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा का ऐसे बनता है और 2 चक्र आपको बनाना है। तो 2 चक्र देखिए, यहां से यहां तक एक पूर्ण चक्र होता है। एक पूर्ण चक्र में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक अर्ध चक्र में जो समय लगता है उसे T/2 कहते हैं। और यहाँ पर आपका 0 हो जाता है। यहाँ आपका जो समय लगेगा वो 2T लगेगा, ये जो समय लगेगा 3T/2 लगेगा, ठीक। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है? महत्तम या शिखर मान होता है। अच्छा, इस बीच के दौरान अगर समय निकालेंगे तो इस आधे का आधा समय लगेगा, मतलब T/4 लगेगा। भाई आधा समय यहां तक लग रहा है तो आधे का आधा T/4, ये बीच में ही तो है। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दिखाइए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? मैं एक चीज बता दूं, ये ग्राफ दिखाने के लिए आपको टी की वैल्यू सबसे पहले चाहिए। तो टी की वैल्यू आवृत्ति से आ सकती है। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है, या आवर्तकाल बराबर होता है 1/, आवृत्ति। तो टी बराबर 1/50। 1/50 का मतलब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 50 दूना 100, 0.02 सेकेंड।
मतलब एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र के दौरान कितना समय लेगी, 0.02 सेकंड लेगी। अब आपको यहां से ये भी पूछा गया कि वर्ग माध्य मूलमान, तो IRMS की वैल्यू निकालना है, या IRMS बराबर होता है I0/√2। I0 की वैल्यू आपको दी गई है 14.14, √2 की वैल्यू होती है 1.14। दशमलव को हटाएंगे, ये दशमलव उठाएंगे, इस दशमलव के बाद 2 संख्या, इस दशमलव के बाद 3 संख्या, ये 0 बढ़ा दीजिए, इसको काटेंगे 10 बार जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो IRMS मतलब धारा का वर्ग माध्य मूलमान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती वो होती है आपकी 10 एम्पियर आ रही है। आगे प्रश्न में क्या दिया गया, 3 नंबर ऐसे आपको थोड़ी मिल जाएंगे। ये दिया गया इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। मैंने अभी बताया शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में समय लगता है T/4। इसको मान लीजिए T बराबर T/4, तो T बराबर T, कैपिटल T की वैल्यू आई है 0.02 सेकेंड, बाई 4 कर दीजिए बस, क्योंकि यहाँ हाफ साइकिल के दौरान T/2 समय लगता है। अब हाफ साइकिल का भी हाफ करेंगे तो जो है प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से शिखर मान प्राप्त होगा, वही समय निकालना है। इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 2 0 बढ़ाइए, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक। ये 1/2 गुणे में 1/100 इसे लिखा जा सकता है। 1/2 का मतलब 0.5, और बटे में 100 करोगे, 0.5 को जब आप 100 से भाग करोगे तो 0.0 है ना, 0.005 सेकेंड आपको मिल जाएगा 100 से भाग करने पर। ये वो समय होगा जब प्रत्यावर्ती धारा शून्य से शिखर मान अपना प्राप्त करेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं, बिना समय को लॉस किए हुए इतना बड़ा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में भैया, तब आपको 3 नंबर मिलते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, क्लास समझ में आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, आप लोगों के लिए ऐसी क्लासें हम लाते रहें। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चैप्टर नंबर 8 है वहां से पूछा गया है, और 99 न्यूमेरिकल की सीरीज में यहां से भी मैंने प्रश्नों को सॉल्व कराया है, और ये प्रश्न जरूर मैंने सॉल्व कराया होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप सीरीज को देख लीजिए। इसमें बोला गया कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्र सदिश आयाम E0 वैल्यू दी गई। E0 की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है, 150 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। और आवृत्ति न्यू बराबर आपको दी गई है 50 मेगा हर्ट्ज। इसको आप लोग लिख सकते हैं 50 मेगा का मतलब 10 की घात 6 हर्ट, ठीक। आगे ये दिया गया है कि ज्ञात कीजिए, आपको इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। अगर तीनों चीजें ज्ञात करते हैं तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। पहली बात पूछेगी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, मतलब आपको B0 की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, B0 की वैल्यू निकालना है। अब B0 की वैल्यू निकालने के लिए आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, B0 बराबर होता है E0 बटे में C, या C बराबर E0 बटे B0 बराबर C होता है। तो यहाँ पर आप B0 निकालेंगे तो E0 की वैल्यू आपको दी गई है 150, और C की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8, 3 से काटो, 3 और 25 15, 50 आ जाएगा। B0 बराबर आपको मिल जाएगा 50 गुणे 10 की घात 8, ऊपर जाएगा -8। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे ये बोला गया है कि कोणीय आवृत्ति निकालिए। भाई कोणीय आवृत्ति को हम लोग ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर 2 पाई की वैल्यू 3.14, और न्यू की वैल्यू आवृत्ति आपको दी गई यहाँ पर 50 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज, मतलब मेगा हर्ट्ज दी गई थी, मेगा का मतलब 10 की पावर 6। और आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर आवृत्ति को इस चैप्टर में न्यू से लिखते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में आवृत्ति को F से लिखा जाता है। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 का गुणा 50 से करेंगे 100, 100 का गुणा 303.14 से करेंगे 314 हो जाएगा, पूरे ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? और कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। और एक बात आपसे और प्रश्न में पूछी जा रही है कि तरंग दैर्ध्य क्या होगी, मतलब लैम्डा बराबर क्या आपका होगा, लैम्डा बराबर न्यू अपान सी आप लोगों ने पढ़ा है ना। लैम्डा बराबर क्या पढ़ा, न्यू सी अपान न्यू पढ़ा है ना, सी अपान में न्यू, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 10 की पावर 8, है ना, और न्यू आवृत्ति आपको दी गई 50 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज। भैया आप इससे इसको काटेंगे तो ऊपर बचेंगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब है 300, और बटे 50 करेंगे, 50 छक्का 300 होता है,
लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा 6 मीटर। ये जो आ जाता है ये आपके इस क्वेश्चन के पार्ट 3 का आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 नंबर वाले जो प्रश्न आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में ये मानसिकता बैठे कि 3 नंबर वाले प्रश्न कैसे होते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, 3 नंबर की बात वो कैसे पूछते हैं। अब आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं। चलिए आप लोगों को हम विस्थापन धारा समझाते हैं और जो मैक्सवेल ने संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण दिया है उसका व्यंजक भी निकालना आपको सबसे आसान भाषा में बताते हैं। ठीक है, विस्थापन धारा की परिभाषा तो सभी को आती होगी। मैंने आपको कई बार कहा है कि विस्थापन धारा है वैद्युत चुंबकीय जो तरंगों के अभिलक्षण है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो आरेख है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में ये आता ही आता है। तो अब आगे चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि विस्थापन धारा क्या होती है। विस्थापन धारा को अच्छे से यहाँ पर समझिएगा और फिर आप लोगों को हम डेरिवेशन कराते हैं। देखिए मैक्सवेल साहब ने क्या बताया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, क्या करते हैं भाई, किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, जो बता रहे हैं इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर लग के आ ही जाती है, बात को समझ लीजिए। देखिए इसमें बताया गया कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित संधारित्र को भैया जब हम आवेशित करते हैं, जैसे यहाँ पर एक आवेशित संधारित्र बना लेते हैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें प्लस क्यों आवेश इस पर आ जाता है जब आवेशित किया जाता है, पास रखिए जो दूसरी प्लेट होती है, चैप्टर को पढ़ चुके हैं, पर प्रेरण की वजह से ऋण आवेश आ जाता है, प्लस क्यों हो जाता है, माइनस क्यों आवेश हो जाता है। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझिएगा कि विस्थापन धारा एक प्रकार की भैया आभासी धारा है। अगर हम बात करें तो एक प्रकार की आभासी धारा। कैसे, जब संधारित्र की प्लेटों को हम आवेशित करते हैं, क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र समय के साथ क्या होता है भैया, परिवर्तित होता है। क्या होता है, जो इसकी प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने निकाला भी है, प्लेटों के बीच जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है वो समय के साथ साथ क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और इस कारण प्लेटों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और आपको एक चीज बता दें, चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होता है जब या तो आपका गतिमान आवेश हो और या फिर वैद्युत धारा हो। इन दोनों के अलावा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो जाहिर सी बात, अगर चुंबकीय समय मतलब वैद्युत क्षेत्र समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न होता है, यहाँ पर मैंने बताया ना वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है और इस कारण प्लेटों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो गतिमान आवेश या वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। इस आधार पर ये आभास किया जाता है कि प्लेटों के बीच एक धारा बहती है, तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जो ये धारा बहती है, इसी धारा को नाम दिया गया विस्थापन धारा, जिसको आईडी से लिखा जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, आईडी से, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है इसे। बात समझ में कि नहीं, और इसे आईडी से व्यक्त किया जाता है। अब विस्थापन धारा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, तो 2 समांतर प्लेटों इसमें चालन धारा हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर ये समांतर प्लेट संधारित्र है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है ना। अब हम लोग विस्थापन धारा का व्यंजक जो है यहाँ पर प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे आसान भाषा में आप सभी लोगों को इसका व्यंजक जो है ज्ञात करना बताएंगे। देखिए प्लेटों, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करते हैं तो उसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर आपका होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां जो सिग्मा होता है इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ये क्यू अपान ए होता है। ए होती है प्लेटों का क्षेत्रफल, तो यहां से ई बराबर आपका हो जाता है क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इतना करने के बाद भाई चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग निकालते हैं इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। और जब हम सभी लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो ये होता है ई इंटू ए के बराबर। फाई ई बराबर, ये देखिए ई की वैल्यू हो जाती है क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो फाई ई बराबर आ जाता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या कर देते हैं, इसका टी के सापेक्ष कर देते हैं अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें विस्थापन धारा निकालनी है ना, अवकलन करने पर जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी फाई ई और बटे में डी टी, और यहाँ 1 अपान एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा और ये डी क्यू बटे में डी टी हो जाता है। अब आपको चीज बता दें, जो डी फाई ई बटे डी टी बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू में, जो डी क्यू बटे डी टी है सबको जानता है, आवेश बटे जो समय होता है वो धारा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो धारा होती है
इसे हम सभी लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब आईडी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बटे में डी टी, और इनटू में आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होता है, समीकरण होता है। और यही क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा गया था कि जो आपका संशोधित एम्पियर नियम समीकरण है उसको व्युत्पत्ति कीजिए, यही बोला गया था, समीकरण लिखिए, तो यही आपकी समीकरण हो जाएगी। इतना छोटा सा आपसे पूछा गया है, ठीक है, विस्थापन धारा का जो समीकरण है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। आपको बताया गया कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक युक्ति जिसे हम पोलराइड कहते हैं, ठीक। तो अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की सभी एक दिशा में न होकर के सभी दिशाओं में होते हैं। ये होता है संकेत अध्रुवित प्रकाश का। किसका होता है भैया, अध्रुवित प्रकाश का। जब इस अध्रुवित प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, किसी टूरमैलिन की क्रिस्टल पर से पारगमित कराते हैं, या पोलराइड। अब पोलराइड में मान लीजिए अक्षय ऐसे हैं, तो जब इसे हम सभी लोग इस अध्रुवित प्रकाश को इस पोलराइड से गुजारेंगे, बात को ध्यान से समझिएगा, वे समझा रहे हैं। तो जब इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है, तो ये पोलराइड की खास बात होती है कि इस अध्रुवित प्रकाश के उन्हीं वैद्युत वेक्टर के कंपनों को ये बाहर निकलने देता है जो इसकी अक्ष के समांतर होते हैं। अब इसकी अक्ष अगर पोलराइड के ऐसे है, तो इसकी अक्ष के समांतर ये वाला कंपन होगा, अर्थात यहाँ पर जो प्रकाश निकलेगा उसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन जो होंगे वो क्या होंगे, सभी दिशाओं में ना होकर के उसी अक्ष के समांतर होंगे जिस अक्ष में पोलराइड की अक्ष होगी, ठीक है। तरंग संचरण की सभी दिशाओं में ना होकर के एक दिशा में होते हैं, और इसी प्रकाश को हम सभी लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं भाई, समतल ध्रुवित प्रकाश इसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में यह बात कही गई है कि समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। प्रश्न में कौन सी बात कही गई है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो इसकी परिभाषा आप सभी लोग लिख सकते हैं। परिभाषा मैंने जैसे बताया है, क्या बताया भाई, परिभाषा मैंने बताया कि जब किसी पोलराइड से हम क्या करते हैं, जैसे कोई अध्रुवित प्रकाश पोलराइड से पारगमित कराते हैं, तो पोलराइड अध्रुवित प्रकाश के उन्हीं वैद्युत वेक्टर के कंपनों को बाहर निकलने देता है जो उसकी अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार जो निर्गत प्रकाश होता है उसे हम सभी लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा भी लिख सकते हैं, या आपकी जैसे स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं इस परिभाषा को लिख सकते हैं। जब साधारण प्रकाश किसी पोलराइड पर डाला जाता है तो इसमें निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के केवल वही कंपन प्राप्त होते हैं जो पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं, उन्हीं को निकल नहीं देता बाहर। और पोलराइड से निर्गत प्रकाश जो इस तरह का होता है उसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक। मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दिया। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछा गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर विद्यार्थी जो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। पूछा गया कि पोलराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश और पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की हम लोग पहचान किस प्रकार करेंगे। ये आपके सामने पोलराइड है और ये अध्रुवित प्रकाश है। अब हम पहचान करना आपको बता रहे हैं कि कैसे आप साधारण प्रकाश की पहचान करेंगे, मतलब साधारण प्रकाश का मतलब अध्रुवित प्रकाश की पहचान करेंगे, और कैसे जो है आप आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान करेंगे, और कैसे जो है पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान करेंगे। तो देखिए, अगर हम पोलराइड के सामने एक मान लीजिए अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश के सामने पोलराइड लाते हैं और पोलराइड को इसके सामने ऐसे से घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, घुमाते रहे, तो पोलराइड से जो प्रकाश निकला उसकी तीव्रता में अगर कोई परिवर्तन देखने को ना मिले, भाई पोलराइड को आप ऐसे घुमाते जाएंगे, और जो अध्रुवित प्रकाश होगा तो जाहिर सी बात जब आप घुमाएंगे तो जब इसकी अक्ष ऐसे आएंगे तो इस अक्ष के वैद्युत वेक्टर के कंपन बाहर निकलेंगे, इसकी अक्ष ऐसे आएंगे तो ऐसे वाले कंपन बाहर निकलेंगे। कुल मिलाकर के जब प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन देखने को ना मिले तो इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश वो कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। बात समझ आ गई। आप अध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे करेंगे, जब प्रकाश के सामने पोलराइड को घुमाया जाए, चारों तरफ पूरा घुमाया जाए और घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि जो प्रकाश है वो कैसा है, आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है या साधारण आपका प्रकाश है। दूसरा, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है परंतु तीव्रता किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती, जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कि एकदम अंधियाला हो जाता, कुछ नहीं दिखता है, ऐसा नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि जो प्रकाश है वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है। आंशिक रूप से क्या है, ध्रुवित है।
समझ गए? अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रकाश आपका अध्रुवित या साधारण है, और अगर तीव्रता में थोड़ा सा परिवर्तन होता है लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होती तो जो आपका प्रकाश होता है वो आंशिक ध्रुवित माना जाता है, आंशिक रूप से ध्रुवित माना जाता है। और अगर हम समतल ध्रुवित ये पोलेराइड को ऐसे घुमाएं, पूरा घुमाने के बाद 2 बार तीव्रता शून्य हो जाए और 2 बार तीव्रता अधिकतम हो जाए, तो समझ जाना कि जो प्रकाश है वो कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्यों? क्योंकि भाई इस पोलेराइड को अगर इसके सामने घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, एक बार तीव्रता को निकलने देगा, घुमाएंगे फिर शून्य हो जाएगा। जब इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन इसकी अक्ष के लंबवत हो जाएंगे तो तीव्रता शून्य हो जाएगी। फिर आप घुमाएंगे तो फिर इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन इसके समांतर हो जाएंगे तो दोबारा फिर आपकी तीव्रता प्रकाश की निकलेगी, और फिर घुमाएंगे तो फिर आपकी अक्ष ऐसे हो जाएगी लंबवत, तो तीव्रता फिर शून्य हो जाएगी। अर्थात अगर आप समतल ध्रुवित प्रकाश के सामने पोलेराइड को घुमाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता 2 बार न्यूनतम और 2 बार अधिकतम होती है। और जब ऐसा देखने को मिले तो जो प्रकाश होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित, आंशिक रूप से ध्रुवित कब होता है, साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश की पहचान पोलेराइड से कैसे करते हैं, और समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान पोलेराइड से कैसे करते हैं। सभी को समझ में आ गई होगी बात। ठीक, चलिए भाई, अगर बात समझ में आ गई तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा न्यूमेरिकल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको हम रफ करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले चैप्टर से पूछा गया है। इससे पूछा गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि उस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है। आप लोगों ने एक आइंस्टीन समीकरण पढ़ी होगी, है ना? आइंस्टीन समीकरण पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी तो होगी। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है वो आइंस्टीन समीकरण पर आधारित है, मतलब आइंस्टीन समीकरण आपको आती होगी तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, चलिए भाई देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, वो ये कहता है कि सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का कार्यफलन आपको दिया गया। तो मैंने कहा न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले जो चीज न्यूमेरिकल में दी गई होती है उसे हम सभी लोग नोट करते हैं। जैसे दिया गया है कि सीजियम के पृष्ठ पर कितनी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, लैम्डा बराबर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। ये हो जाएगा 3300 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। आपतित होने पर, प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब होता है आपको ईके की वैल्यू निकालना है। और सीजियम का कार्यफलन आपको दिया गया है, W बराबर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक, मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसको आप सभी लोग पहले जूल में बदल लीजिए। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर देते हैं और वैसे ये जूल में बदल जाता है। अब आप लोगों ने आइंस्टीन समीकरण पढ़ी थी क्योंकि वहीं पर आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक मिलेगा। आइंस्टीन समीकरण से, आइंस्टीन समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा है कि ई के बराबर आपका होता है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू। ठीक है, मतलब आप लोगों को एच न्यू पढ़ाया गया। एच न्यू मतलब जो होता है जैसे फोटान क्या होता है, प्रकाश होता है फोटानों के रूप में चलता है, और वो जो फोटान धातु की सतह पर आपतित होते हैं, धातु के अंदर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को 2 प्रकार से व्यय करता है, कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। इस कार्य को उधर भेजेंगे तो प्लस में लग जाएगा, और यहाँ पर एच न्यू लिखेंगे, और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। मैंने वही लिखा है बस। तो यहाँ पर ई के की वैल्यू हमें चाहिए थी, ई के बराबर, ई की वैल्यू ये क्या कहते हैं, एच क्या, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड होती है। मात्रक भी याद रखिएगा। सी की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात 8 निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 3300 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10, माइनस कार्यफलन की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 छक्का होता है 114, और 19 एक्का 19 11 आपका 30 हो जाएगा। 0.1 और 2 अंक आगे लगाएंगे 3.04 पूरे 10 की घात आपका हो जाएगा माइनस 19। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा ई के बराबर। देखिए कैसे, 3 से काटेंगे तो ये आपका 1100 आ जाएगा, 11 कम काटेंगे ये 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 11 छक्का 66। तो ये आपका हो जाएगा 34 से 8 जाएगा, 6 गुणे 10 की घात माइनस 34 से 8 जाएगा तो माइनस का बचेगा 26।
ओके, और ये 10 की घात -10 और 10 की घात 1000 को 3 लिख सकते हैं, 10 की घात -7 बचेगा, तो 10 की घात -7 ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात ये +7 हो जाएगा, और ये 3.04 पूरे 10 की घात आपका -19 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये भी 10 की घात -19 हो जाएगा, दोनों में 10 की घात -19 आपको कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में 6 - 3.04 बच जाएगा। इसे आप घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 2.96 पूरे 10 की घात -19, और ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। कैलकुलेशन करना अगर आपको आता है तो आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, अगला जो क्वेश्चन इसमें ये बोला जा रहा है कि आवेशित, ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का है, 3 नंबर वाले सॉल्व हो गए। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं इतनी टाइम, 5 नंबर वाला प्रश्न या 5 नंबर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं, इसमें यह कहा गया कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको एक चीज बता दें, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा तो सब कोई जानता है, और इसका व्यंजक भी मैंने आपको निकलाया है, शॉर्ट में आपको बता देते हैं कैसे आप निकालेंगे। किसी चालक को आवेशित करने में, आवेशित करने का मतलब मान लीजिए 0 से क्यों आवेश दे रहे हैं, आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही उस चालक की, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तो किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को, तो सबसे पहले चालक को dq आवेश देने पर किया गया, हम लोग कार्य निकाले थे, किया गया अल्प कार्य, और अल्प कार्य के बाद जब हमको संपूर्ण कार्य निकालना होता है कहीं पर, तो हम करते हैं समाकलन। तो अल्प कार्य को लिखे थे dw से, dw बराबर, भाई आपने पढ़ा है v बराबर होता है w/q, तो w बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा vq। अब चूंकि dw निकालना है तो v इंटू में कितना हो जाएगा, dq। बताओ इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? हमें उम्मीद है इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, अगर आपको हम बताएं तो c बराबर आप लोगों ने पढ़ा है q/v, पढ़ा है ना। अगर v बराबर निकालेंगे, चूंकि आपने पढ़ा है v बराबर, अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा q/c, तो ये आपका dw बराबर आ जाएगा q/c इंटू में dq। नाउ हम लोगों को चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालना है, तो चालक को क्यों आवेश देने में किया गया, हम लोग निकालेंगे संपूर्ण कार्य, क्योंकि चालक को आवेशित किया गया, चालक को आवेश देने में किया गया जो संपूर्ण कार्य होता है, उस संपूर्ण कार्य को ही हम सभी लोग कहते हैं आवेशित चालक की, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब अल्प कार्य को हम लोग समाकलित कर देते हैं, है ना। अल्प कार्य को हम समाकलन कर देंगे, संपूर्ण कार्य आ जाएगा। कहां से, 0 से क्यों आवेश देने में, तो यहां पर आपका हो जाएगा 0 से क्यों, dw की वैल्यू आ गई है q/c इंटू में dq, 1/c बाहर हो जाएगा। क्यों dq, x की पावर n इंटू में dx का समाकलन आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है x²/2। भाई x की पावर 1 है ना, यहाँ n+1 करेंगे 2/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से क्यों हो जाएगी, जब यहाँ लिमिट रखेंगे 2 आपका बाहर हो जाएगा, q² में तो ये q² - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से w बराबर आपको मिल गया 1/2 q²/c। और इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/2। अभी यहां से q बराबर निकालेंगे तो c भी हो जाएगा, तो इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हैं c²v²। क्यों, क्योंकि यहाँ q² है और q बराबर c भी होता है, बटे में c, ये c से c कैंसिल, तो w बराबर हो जाएगा 1/2 cv²। और w को ही हम लोग कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किया गया जो संपूर्ण कार्य होता है वो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है।
तो मैंने शॉर्ट भाषा में आपको समझाया कि आपने क्या किया था। चालक को पहले डीक्यू अल्प आवेश देने में किया गया कार्य निकाले थे, और उसके बाद चालक को संपूर्ण आवेश देने में किया गया कार्य निकालने के लिए अल्प कार्य को समाकलित कर दिए थे। और इस तरीके से आप सभी लोगों को आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मिल गया था। अब इस 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही नहीं पूछा गया, फिर आपसे ये भी पूछा गया है कि ऊर्जा घनत्व का व्यंजक भी बताइए। तो आप लोगों को हम बता दें, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं। स्मॉल यू बराबर होता है यू बटे में वी। वी होता है वॉल्यूम। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के एकांक आयतन में उपस्थित जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होती है? संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ओके, तो आप सभी लोगों ने जैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? संधारित्र की धारिता, देखो कितनी आसानी के साथ इसका व्यंजक निकालें। संधारित्र की धारिता आप लोगों ने पढ़ी है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक, अब आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अच्छा, अभी ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ी तथा संधारित्र की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपने पढ़ा हाफ CV²। U बराबर एक बटे 2, C की वैल्यू रख दीजिए A एप्सिलॉन नॉट बटे में D इंटू में V²। अब आपको स्थितिज ऊर्जा पता चल गई। आपको चाहिए ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U बटे में V, या इसको लिख सकते हैं कैपिटल U बटे में A इंटू में D, क्योंकि प्लेटों के क्षेत्रफल उनके बीच की दूरी का गुणनफल आपका वॉल्यूम ही कहलाता है। तो स्मॉल u निकालना है। u की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बटे में D इंटू में V²। बटे में आ जाइए, बटे में कितना आपका हो जाएगा AD। ध्यान से समझिएगा, ये A से आपका A कैंसिल हो जाएगा। बात में इसको आप लिख सकते हैं u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी का गुणा D²। इसको आप v बटे d का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने पढ़ा था कि v बराबर होता है ED, या v बटे d बराबर E होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध याद होगा। तो इसके स्थान पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। v बटे d के स्थान पर E भी लिखा जा सकता है, तो ये E² हो जाएगा। और ऊर्जा घनत्व का यही व्यंजक आपको निकालना है। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ये चीज आपको सिद्ध करनी थी। आप देखिए, मैंने आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी आसानी से निकाल के बता दिया, और ऊर्जा घनत्व का व्यंजक भी शॉर्ट भाषा में आपको निकाल के बता दिया कैसे निकालना है। देखिए, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक उस विद्यार्थी को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जो इसकी परिभाषा को समझ लेगा। प्रत्येक संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। अब स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगा, उसमें C की वैल्यू रखो, और उसके बाद इसी सूत्र में इसकी वैल्यू रख करके केवल भाग करना है बस। बाकी कोई समझने वाली बात नहीं, इसमें क्या ही समझाएं आपको। अब देखिए, अथवा करके इसी में 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो कि अथवा में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें यह सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि भौतिक राशियां एक ही। इतना मस्त क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ध्यान से समझिएगा आप लोग कैसे सिद्ध इसे करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया कि प्रदर्शित कीजिए, क्या प्रदर्शित करना है कि फैरेड बटे जो मीटर है बराबर कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो बराबर है, मतलब एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, और ये किस भौतिक राशि के मात्रक है ये भी दिखाना है। और साथ में आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। न्यूमेरिकल का फिगर हम पहले ही बना दे रहे हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, और बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल है। और ये आपका 6 माइक्रोफैरड का मतलब संधारित्र है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी है प्लस माइनस। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई। और इन्होंने कहा है कि जो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र है, इस संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर, यहाँ पर जो विभवांतर लगा है वो 2 वोल्ट का लगा है, ऐसा बोला गया है। तो आपको बताना है कि बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। भाई, बैटरी के सिरों के बीच उतना विभवांतर होगा जितना टोटल दोनों में होगा। इतना समझ जाइए बस। अब देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, कितना मस्त और कितना प्यारा सा क्वेश्चन। आपको किस भौतिक राशि के मात्रक है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को हम ये भी बताते हैं कि ये किस भौतिक राशि के मात्रक है भाई।
ठीक है, चलिए भाई देखिए आप सभी लोग, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी लोग। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में देखिए इस चीज से इस चीज को सिद्ध करना है, प्रयास कीजिए इस चीज से इस चीज को आप आराम से ला सकते हैं। फायरड किसका मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता का, और संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होती है, अर्थात कूलाम प्रति वोल्ट जहां मिल जाएगा वहां पर हम फायरड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लेंगे कूलाम स्क्वायर को लिखेंगे कूलाम गुणे में कूलाम बटे में न्यूटन गुणे में मीटर गुणे में मीटर, पहले अलग अलग कर लेंगे। ये हम RHS लेकर चल रहे हैं और LHS के बराबर सिद्ध करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम बटे में न्यूटन प्रति कूलाम और इनटू में मीटर और इनटू में मीटर। और आपको एक चीज बताएं, आपको पता होना चाहिए कि कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अर्थात न्यूटन मीटर के स्थान पर हम लोग न्यूटन मीटर भी ले सकते हैं और कार्य का दूसरा मात्रक जूल भी होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कूलाम बटे में न्यूटन मीटर के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, इसके स्थान पर हमने जूल लिख दिया, गुणे में मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को एक चीज हम बता दें, जो जूल प्रति कूलाम होता है W बराबर आप पढ़े हो क्या होता है, ये पढ़े हो आप लोग, अभी बता रहे हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा V बराबर होता है W बटे में Q, और W का मात्रक जूल, जूल प्रति कूलाम लिखिए, या ओल्ट भी इसे आप लिख सकते हैं क्योंकि V का मात्रक ओल्ट भी होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं कूलाम प्रति, जूल प्रति कूलाम के स्थान पर आप ओल्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ओल्ट मीटर। अब आपको बता दें कूलाम प्रति ओल्ट के स्थान पर आप लिख सकते हैं फायरड, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं फायरड और नीचे आपका हो गया मीटर। देखिए फायरड प्रति मीटर आ गया जब RHS लेकर चले बराबर LHS। तो ये चीज आपकी हो गई प्रूफ, जो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे प्रश्न में ये चीज कह रहा है कि आप ये बताइए ये मात्रक का है कि, तो अगर इस मात्रक को, इसी मात्रक को देख ले भाई, ये दोनों आपस में बराबर ही तो है, इसको इसके बराबर सिद्ध कर दिया। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम कूलाम स्क्वायर बराबर 1/4πε0। 4πε0 का कोई मात्रक होगा नहीं, तो इसको अगर दोनों पक्षों को पलट ले तो ε0 बराबर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हर एक विद्यार्थी को रटा हो सकता है, ठीक है। तो हम ये चीज कह देंगे कि यह निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, इसका मात्रक है वैद्युतशीलता का मात्रक है। अभी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो 2 नंबर आपको यहां से मिलेंगे और 3 नंबर तब मिलेंगे जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में यहां पर अगर हम देखें तो जो 6 माइक्रोफैरड ये संधारित्र ये दिया गया है, 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों के बीच तुम निकाल लो आवेश। क्या निकालोगे, आवेश। क्यों भैया, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश का मान होता है समान। क्यों बराबर होता है CV, तो क्यों बराबर C की वैल्यू आपको दी गई है 6 माइक्रोफैरड, 6 × 10⁻⁻⁶। V की वैल्यू आपको 2 वोल्ट दी गई, मतलब ये 6 दूनी 12 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाएगा। अब जितना आवेश इस पर होगा उतने आवेश इस पर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। क्या होता है भैया, समान होता है। अतः इसका आवेश भी पता चल चुका, यही होगा 4 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभवांतर। कौन सा सूत्र निकालेंगे, देखिए ये मान लीजिए आपका V1 दिया था और अब हम निकालने जा रहे हैं V2, जो कि दूसरी संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। V बराबर होता है आपका Q बटे में C, तो इस पर आवेश उतना होगा जितना इस पर होगा। इस पर आवेश आया है 12
माइक्रो और कूलाम, है ना, कूलाम लिखेंगे नहीं, और बटे सी की वैल्यू कितनी है, तो धारिता की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 4 × 12, V2 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट, कितनी आ गई 3 वोल्ट। आपको चाहिए इसका कुल विभवांतर, है ना, तो यहां से कुल विभवांतर पता चलेगा। नाउ जो V की वैल्यू होगी, इस बैटरी का जो विभवांतर होगा वो V1 प्लस V2 के योग से मिलेगा। V1 आपका 2 वोल्ट, ये आया 3 वोल्ट, 2 + 3 बराबर आपको मिलेगा 5 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बैटरी का विभवांतर कितना होगा, तो बैटरी का विभवांतर कितना होगा आपका भैया, 5 वोल्ट होगा। ठीक, आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लॉन्ग यानी 5 नंबर वाले और प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आएंगे। अब लगातार आप लोगों को मॉडल पेपर की क्लासेस ही मिलने वाली है। मैंने आप सभी से वादा किया था कि इस महीने में 99 न्यूमेरिकल सीरीज मॉडल पेपर में पूरा सॉल्व करा के ही मानूंगा। इस महीने में पूरा मैं समाप्त कर दूंगा, जो मेरा वादा था वो आपको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक, अब आप सभी लोग मेहनत से लगे रहिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।